नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिटेन की। और ब्रिटेन की जब हम चर्चा करना चाह रहे हैं तो उसका लिंकअप देखिए, कैसे उत्साह बढ़ता है। ब्रिटेन बहुत छोटा सा कंट्री है, हालांकि ब्रिटेन ने पूरे विश्व पर राज्य किया। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय ग्रेट ब्रिटेन हुआ करता था तो उसके कहीं ना कहीं किसी न किसी कब्जे वाले देश में सूर्य होता था, यानी कि कभी भी ब्रिटेन का सूर्य सूर्य बुझता नहीं था। ऐसा ब्रिटेन आज छोटा सा है। छोटे से ब्रिटेन के ऊपर उत्तर प्रदेश की कुछ घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश में हम सब जान ही रहे हैं कि किस प्रकार से, और उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर एक वर्ग विशेष जिसका मानना यह है कि वो शासन करने के लिए पैदा हुआ है, अत्याचार करना उसका अधिकार है, और जिसको वो आप अत्याचार कहते हैं, जिसको आप आतंकवाद कहते हैं, वो आतंकवाद नहीं, दरअसल उनकी प्रवृत्ति है। यानी कि वो ऊपर से डिवाइन पावर ऐसा कहती है। तो अपराधी जब हो जाता है तो वो कम्युनिटी पूरी उस अपराधी का जब एलिमिनेशन होता है, जब उस पर वर्कआउट किया जाता है, जब उस अपराधी को ख़त्म किया जाता है, तो फिर वो पूरी कम्युनिटी उसका बुरा मानती है। अब मैं पूरी कम्युनिटी ना कहूँ, वो लोग जो उससे कनेक्टेड होंगे या वो लोग जो शासन करना चाहते हैं वो पूरा बुरा मानते हैं। अब क्या बुरा मानते हैं? क्योंकि उनका मानना ये है कि वो तो आए इसके लिए हैं, और ये तो वो एक डिवाइन पावर के तहत काम कर रहे हैं। चूंकि डिवाइन पावर के तहत काम कर रहे हैं, इसलिए उनका विरोध करना या उनको सही करना ये अत्याचार है। यानी कि कानून के अनुसार उन पर एक्शन होना ये अत्याचार की कैटेगरी में आता है, ऐसा वो मानकर चलते हैं। इसीलिए अपराधी प्रवृत्ति उसमें ज़्यादा पैदा होती है, इसीलिए आतंकवाद उनमें पैदा होता है। और जिसको पूरी दुनिया आतंकवाद कहती है, उसको वो एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में भी उनमें से बड़े लोग ले आते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग जो बेखौफ काम करते हो, मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा सुना, एसके पांडे जो कि नैनी जेल के अधीक्षक हुआ करते थे, उनके शासनकाल में अतीक अहमद उनकी जेल में बंद था। तो वो कहते हैं कैसा खौफ था हमारे यहाँ, सिपाहियों में कैसा खौफ था, बाकी अधिकारियों में कैसा खौफ था। और एसके पांडे साहब को गोली मारी गई थी क्योंकि वो अतीक का विरोध कर रहे थे। अतीक की स्वतंत्रता जो जेल के अंदर वो करना चाहता था उसका विरोध कर रहे थे। तो एसके पांडे को जेल के बाहर गोली मार दी गई थी। मुकदमा भी हुआ था, लेकिन उस समय की सरकारों ने वो मुकदमा रफा दफा कर दिया था, एफआईआर लगा दी थी। अब वो कहते हैं कि नौकरी करनी थी तो मैं नौकरी करते चला आया। ऐसे बहुत सारे प्रकरण आप उत्तर प्रदेश में सुन लेंगे, अंसारी के या अतीक अहमद के, जिसमें पुलिस प्रशासन भी अपने को बचता हुआ दिखाई देता है और पुलिस प्रशासन अपने आप को प्रताड़ित होता दिखाई देता है, महसूस करता है। योगी जी के आने के बाद उन्होंने प्रशासन को पूरी पावर दी और कहा कि इनको एलिमिनेट करना है। आपको याद होगा कि योगी जी के सत्ता में आने से पहले जब वो मुख्यमंत्री की उनकी घोषणा हो गई तो वो लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे। लोकसभा में उन्होंने कहा था कुछ दिन बाद आप उत्तर प्रदेश में आइए, आपको दिखाई पड़ेगा। ये उस समय जब यहाँ काम चालू नहीं हुआ था। उसके बाद इनकाउंटर्स का प्रकरण यहाँ चालू हुआ, पकड़ धकड़ चालू हुई, इन्वेस्टिगेशन सही से चालू हुए। 40 साल से जिनको गवाह नहीं मिल रहे थे उनकी गवाहियाँ करवाई गई, मुकदमे करे गए, बहुत कुछ काम हुआ। अब इस काम के बाद अतीक अहमद एक बड़ा टेरर दिमाग में बैठा था। यहाँ तक कि कुछ समय पहले ही उसने उमेश पाल, जो कि गवाह था राजूपाल हत्याकांड में, उसके बेटों ने, अतीक अहमद जेल में था, उसके बेटों ने उसको गोली मार दी थी। और रोड पर गोली मारी तो उसके पास 2 गनर थे, दोनों गनरों को गोली मार दी थी। अब गनर के गोली मार दी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार तो एटलीस्ट नहीं सुनने वाली थी कि भाई अब पुलिस को ही गोली मार दी तो ऐसा कोई अपराधी नहीं रहना चाहिए। आपको याद है विकास दुबे हत्याकांड में भी, विकास दुबे कांड में भी यही हुआ था कि उसने सिपाहियों को गोली मार दी थी, पुलिस को गोली मार दी थी। परिणाम आपने सबने देखा कि उसका क्या हुआ। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी तो नहीं सुधरने वाले थे। सुधरने से मतलब कि इनको मौका नहीं देने वाले थे। हालांकि जो अतीक अहमद के साथ हुआ वो कानूनन ठीक नहीं था, लेकिन जिसको सोशल कहते हैं, समाज उससे बहुत प्रभावित नहीं। समाज कहता ठीक हुआ, वो दुर्दांत अपराधी था, जेल में जाता तो शायद छूट जाता, मुकदमा होता तो शायद कोई गवाही देने ना आता। जब उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी दिन दहाड़े तो बाकी गवाहों की भी हो सकती थी। ऐसा मैं जिन एसके पांडे की बात कर रहा हूँ वो भी अतीक
उन्होंने 10 दिन पहले इस विषय पर इंटरव्यू दिया था जब अतीक असद की हत्या हुई, असद को इनकाउंटर किया गया था। तो मेरा कहना ये है कि इस पूरे प्रकरण में जो चल रहा है, इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना रिलीजन देखे, बिना आसमानी आदेश को माने या बिना ये सोचे कि परिणाम क्या होगा, उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया और उन्होंने सही से एक्शन लिया। अब ब्रिटेन में मेरी बहुत समुदाय से बात होती है, जो हिंदुस्तान का रहने वाला है वो कहता है कि ब्रिटेन में इस तरह की हरकतें उत्तर प्रदेश जैसा 2017 से पहले था वैसा ही ब्रिटेन भी बन चुका है। और ब्रिटेन में इस तरह की आशंका तो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री मेजर जॉन हुआ करते थे। उन्होंने 1995 में स्टेटमेंट दिया था कि भाई ये जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, जो मुस्लिम समुदाय वहाँ पर रहता है, वो बहुत कुछ इन्वॉल्व है क्राइम में, और उनकी आशंका है कि जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे यहाँ से मुस्लिम समुदाय जितना बढ़ता जाएगा उतना ब्रिटेन असुरक्षित होता जा रहा है। हालांकि उस समय मस्जिदों से और एक कम्युनिटी ने लगातार जॉन मेजर के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया था और परिणाम जॉन मेजर ठंडाई में चले गए थे, क्योंकि उस समय लोगों को स्वीकार नहीं था। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कहूँ कि जब 1999 या हमारे यहाँ जो हमले हुए थे, चाहे पार्लियामेंट के हमले हुए हों और हमले हुए हों, उस समय वाजपेयी जी ने पूरे विश्व को कहा था कि ये खतरा है, ये तुम सबको खाएगा। उसके बाद ही कुछ समय बाद ही अमेरिका में 9/11 हो गया था। ब्रिटेन में भी एक ट्यूब के अंदर बम फूट गया था। ट्यूब से मतलब मेट्रो जो चलती है अंडरग्राउंड। कुल मिलाकर पूरे विश्व में ये हुआ। लेकिन अभी जो ब्रिटेन में चल रहा है, आपके त्यौहार से पहले वहाँ एक मंदिर पर हमला हो गया। अब सौभाग्य से ब्रिटेन में बैठ गए ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं। उनकी पत्नी तो रिसेंटली भारतीय मूल की है ही। हालांकि ब्रिटेन थोड़ा दूसरे टाइप का स्टेट कंट्री है। ब्रिटेन में उनके प्रधानमंत्री को भी झूठ बोलने के चक्कर में जाना पड़ा था। तो ब्रिटेन में अब एक नया पासा आया। नया पासा से मतलब एक नई बात आई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बना दी। उस टास्क फोर्स का काम है कि इस प्रकार के लोगों का इन्वेस्टिगेट करना और इन्वेस्टिगेट करके इनकी सूची बनाना। इस टास्क फोर्स का नाम है ग्रूमिंग गैंग्स टास्क फोर्स। जो ग्रूमिंग गैंग्स है ना, वहाँ पर उन गैंग का टास्क फोर्स है, वो डेटा कलेक्ट करेगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसको एलिमिनेट करना शुरू कर देगा, उन पर कार्रवाई करना शुरू कर देगा। इसमें गुप्तचरों का भी काम है और मतलब जो वो कर सकते हैं। कुल मिलाकर ग्रूमिंग गैंग्स जो वहाँ पर हैं, उन गैंग्स को पहचानना और फिर उन पर एक्शन लेना। अब ये जो ग्रूमिंग गैंग्स टास्क फोर्स बना है वहाँ पर, उसके बाद सोयला ब्रेवरमैन जो वहाँ की गृह मंत्री हैं, भारतीय मूल की वो भी हैं, उनका एक इंटरव्यू हो गया। उनके इंटरव्यू में उनसे जब बात की गई कि आपने जो ग्रूमिंग गैंग्स टास्क फोर्स बनाया है, इस ग्रूमिंग गैंग्स टास्क फोर्स गृह मंत्रालय बनाकर क्या करना चाहता है और क्या है, तो उनके बहुत बड़े इंटरव्यू में साथ में उन्होंने कह दिया कि द पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इज द मेन कल्प्रिट है। अब देखिए, उन्होंने जो कह दिया कि पाकिस्तान से जो लोग आए हैं वो सबसे बड़े ब्रिटेन के अंदर अपराधी हैं। पाकिस्तानियों ने उस बात को बड़े निगेटिव लिया। उन्होंने कहा, देखो उनके स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पिछले कितने ही सालों से इस देश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अनेक अपराध कर रहे हैं। विशेषकर महिलाओं के प्रति अपराधों में ज़्यादातर उन्हीं का हाथ है। ब्रिटेन की युवतियों को मादक पदार्थ खिलाते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, उनका गैंग रेप करते हैं, सरेराह ओछी हरकतें करते हैं और ऐसे कुकर्म वो लोग करते हैं। आज नहीं, पिछले 25 वर्ष से वो कर रहे हैं। साथ में ब्रिटेन की गृह मंत्री सोयला ब्रेवरमैन ने ये भी कहा टीवी इंटरव्यू में कि ब्रिटेन के 1995 में प्रधानमंत्री जॉन मेजर, उन्होंने ये बात कही थी और तब से अगर आंकड़ा निकाला जाए तो ये बड़े स्तर पर यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। इसलिए टास्क फोर्स बनाना पड़ा, एलिमिनेट करना है।
अब जैसे ही ऐसा हुआ था तो उसके बाद ब्रिटिश पाकिस्तानी फाउंडेशन, ऐसी एक वहाँ फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन ने कैबिनेट मंत्री सोहेला ब्रेबरमैन के खिलाफ ऋषि सुनक को चिट्ठी लिख दी। और ऋषि सुनक को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा कि सोहेला ब्रेबरमैन ने पाकिस्तानी ब्रिटिश नागरिकों की अवहेलना की है, इससे वो बड़े आहत हैं और सोहेला ब्रेबरमैन को ये बयान वापस लेना चाहिए। उन्होंने सिर्फ युवतियों के शोषण की बात, उनका कहना है कि इन्होंने जो भी कहा है वो सब गलत है, लेकिन ब्रिटेन की गृह मंत्री सोहेला ब्रेबरमैन आंकड़ों के आधार पर कहती, चूंकि वो गृह मंत्री भी हैं इसलिए वो आंकड़ों के आधार पर ऐसा कह रही हैं जो आंकड़े उनके पास हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि 1995 में वह उस समय के जॉन मेजर प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे, उन्होंने इस बात की आशंकाएं जताई थी क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, उनके पास भी ऐसा था। इसलिए ग्रूमिंग गैंग टास्क फोर्स ऐसा डेटा कलेक्ट करके इन लोगों को एलिमिनेट करेगी। चिट्ठी जब आ गई तो चिट्ठी के बाद ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं, भारीपन दिखाना पड़ता। प्रधानमंत्री ने अभी सोहेला ब्रेबरमैन को ये कहा कि जो तुम कह रही हो, जो तुमने बयान दिया है टीवी चैनल को, उस बयान को पुष्ट करिए। अब देखिए उसके दो साधन हो सकते हैं। कहा कि उस बयान को या तो पुष्ट करिए नहीं तो माफ़ी मांगिए। अब गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री बयान को पुष्ट करेंगी, उनके पास सारा डेटा होता है। तो बलात्कार, गैंगरेप, हत्या, राहजनी, लूट, डकैती, इन सब अपराधों के विषय में उन्होंने कहा कि आपने जो जो आरोप लगाए हैं, इन आरोपों पर एक वाइट पेपर लेकर आइए, एक बात कहिए और सिद्ध करिए। ग्रूमिंग टास्क फोर्स, ग्रूमिंग गैंग टास्क फोर्स पहले से बना रखी है जो इस विषय पर रिसर्च कर रही है। और इधर गृह मंत्री का बयान आया, गृह मंत्री के बयान पर जिस समय ऑब्जेक्शन आया या चिंताएं जताई गई पाकिस्तानी मूल के लोगों के द्वारा या मुस्लिम के द्वारा, तो उस पर ऋषि सुनक ने भी साफ कह दिया माफ़ी तब मांगेंगी अगर वो प्रूफ नहीं कर पाती, तो पहले वो प्रूफ करें। भारत में आप कुछ भी कह दीजिए, प्रधानमंत्री को कुछ भी कह दीजिए, राष्ट्रपति को कुछ भी कह दीजिए, कोई वो नहीं। लेकिन ब्रिटेन में अगर कोई बयान आया है तो उस बयान की पुष्टि करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा, और आप समझ लीजिए कि गृह मंत्री के पास डेटा है, ग्रूमिंग गैंग टास्क फोर्स बना हुआ है, उसका जो डेटा कलेक्ट होगा वो प्रूफ करेगी संसद में और उसके बाद उनका एलिमिनेशन शुरू होगा। ब्रेबरमैन का कहना है मैं गृह मंत्री हूं, इसलिए ब्रिटेन के अंदर मैं अपराध नहीं होने दूंगी और अब भविष्य के सारे अपराध भैया उस पर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई कैसी होगी? मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ने जब से ये सब अभी जो पिछले 2-3 महीने का कार्यक्रम चालू हुआ, इस 2-3 महीने में जो मैसेज विश्व को दिया है, विश्व में जो आतंकवादी संगठन हैं, विश्व में जो इस तरह के पाकिस्तानी संगठन हैं, विश्व में जो खालिस्तानी संगठन है और इस तरह के बहुत सारे संगठन जो काम कर रहे हैं, तो ब्रिटेन ने आगे बढ़कर उस पर इनिशिएट लिया। नहीं तो होता क्या था, ब्रिटेन में भी तुष्टीकरण की राजनीति चलती है और तुष्टीकरण की राजनीति, जैसे मैंने कहा कि जॉन मेजर ने सन 1995 में स्टेटमेंट दे दिया था, तो जॉन मेजर के पीछे पड़ गए थे बहुत सारे ग्रुप मस्जिदों सहित, और ये कहना शुरू कर दिया था कि जॉन मेजर अच्छे नहीं। तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने सरकार बनाने के चक्कर में, चूंकि मैं एक बात और आपको बता दूं कि ब्रिटेन में हिंदुस्तान के हिंदू समुदाय की संख्या उतनी नहीं है जितनी मुस्लिम समुदाय की वहाँ संख्या है, और जितनी मस्जिदें वहाँ पर बना रखी हैं, इल्लीगल मस्जिदें बना रखी हैं। जैसा हिंदुस्तान में वैसा ही ब्रिटेन में भी इल्लीगल मस्जिदें, इल्लीगल इमाम बाड़े बनाना, इल्लीगल वो मज़ारें बनाना, ये सब उन्होंने चालू करके रखा। अब सरकार लेकिन वहाँ पर ऋषि सुनक है। अब देखो, प्रधानमंत्री भी वहाँ का ऋषि सुनक और गृह मंत्री भी सोहेला ब्रेबरमैन, दोनों ही भारतीय मूल के हैं। और मुझे लगता है कि इस्लाम से विश्व भर में लड़ने का जितना अच्छा अनुभव भारतीयों के पास है, उतना विश्व में किसी के पास नहीं रहा, क्योंकि हमने तो 800-700 वर्ष, खासतौर से 1300 लेकर 1800 तक 500 साढ़े 500 वर्ष तक संघर्ष किया, और उस संघर्ष के बावजूद हम जीवित रहे। बाकी के जो खाड़ी के कंट्री हैं वो 100 वर्ष भी अपनी ओरिजिनल रिलीजन को नहीं बचा पाए थे। मोहम्मद के आने से पहले जो वो फॉलो करते थे उसको नहीं बचा पाए थे, उनको क्रैश कर दिया गया था। मैं लगातार कहता आया हूँ कि इस्लाम एक भू राजनीतिक आंदोलन की तरह भी काम करता रहा है, और भू राजनीतिक आंदोलन का मतलब ये हो गया है कि भूमि से राजनीति करना या राजनीति से भूमि करना, भूमि बनाना, और पूरे राष्ट्र को इस्लाम स्वीकार करवा देना। इस्लाम स्वीकार करवाने के बाद वहाँ अपनी राजनीतिक स्थिति बना लेना। ये जो बात
इस्लाम की बेसिक है। ये खाड़ी में 100 वर्ष भी बहुत दिनों तक नहीं टिक पाए लोग, लेकिन भारत 500 वर्षों तक लड़ा। इसलिए मुझे लगता है कि ऋषि सुनक चूँकि भारतीय मूल के हैं, शोएब ब्रेवरमैन भारतीय मूल के हैं, और भारत में इस समय एलिमिनेशन चल रहा है। भारत में इस समय बिल्कुल एक्शन पर काम हो रहा है कि जो आतंकवादी, जो अपराधी, जो गैंग भारत में सक्रिय हैं और उनको लगता है कि दे हैविंग द डिवाइन पावर टू डू सो, उनके पास एक आसमानी शक्ति है और आसमानी शक्ति की वजह से उनको ऐसा करना है, वो सभी को यहाँ ज़मीन पर ख़त्म किया जा रहा है। अपराध किसी का नहीं, देयर मस्ट बी एन रूल ऑफ लॉ। भारत में कानून का शासन होना चाहिए, और कानून के शासन को ध्यान में रखते हुए भारत में चाहे हम असम की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने एक्शन मोड में हैं। ये काम वहाँ भी उन्होंने स्वीकार करके अपने यहाँ भी टास्क फोर्स बनाकर उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। देखा आपने असद और ये अतीक का जो यहाँ हश्र हुआ, उसका कितना बड़ा प्रभाव भारत में ही नहीं विदेशों में भी, ऐसे कंट्रियों में जहाँ पर जिन्होंने हम पर शासन किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।